तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जहां हम सीखेंगे कॉमर्स एक बहुत ही मजेदार और आसान तरीके से। इस वाली वीडियो में मैं आपको आगे वाले टॉपिक्स कंप्लीट कराऊंगा अकाउंटेंसी के। हमने अभी तक जो जो भी चीजें पढ़ी हैं 11th अकाउंटेंसी चैप्टर नंबर फर्स्ट में, इस चैप्टर को मैं खत्म कराऊंगा पूरा। ठीक है, ये वाली जो वीडियो है ये थोड़ी सी लंबी रहने वाली है। ये लंबी क्यों रहेगी? क्योंकि इसमें मैं कुछ आपको ऐसे टॉपिक्स भी पढ़ाऊंगा जो कि आपको आगे चल के काम आएंगे। सारे टर्म्स मैं आपको दूंगा कि सर असेट्स क्या होते हैं, लायबिलिटी क्या होती है, कैपिटल क्या होता है, एंड ऑल टर्म्स आई विल एक्सप्लेन यू ब्रीफली। बहुत ही छोटे छोटे उसमें मैं सारे टर्म्स को एक्सप्लेन करूंगा कि ये होते क्या क्या है, ताकि आपको फ्यूचर में इसमें कभी भी कोई परेशानी ना हो। क्योंकि ये जो टर्म्स हैं ये हम कंटिन्यूअसली यूज करते रहेंगे पूरे अकाउंटेंसी में, और इवन फ्रॉम योर क्लास 11th अप टू जब तक आपकी पढ़ाई चलती है, और पढ़ाई के बाद भी आप इन टर्म्स को यूज करेंगे। ठीक है, सो अपन बहुत अच्छे से इन टर्म्स को इसी वीडियो में कंप्लीट करेंगे। अगर मुझे लगता है कि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो रही है तो मैं थोड़े से टर्म्स जो है वो नेक्स्ट वीडियो में लेकर जाऊंगा, और 4 वीडियोस में हम हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। अगर आप कुछ दूसरी रेफरेंस बुक ट्राई कर रहे हो जैसे कि टीएस गरेवाल वगैरह, तो इसमें शायद ये 2 अलग अलग चैप्टर्स हैं, बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग या बेसिक्स ऑफ अकाउंटेंसी एंड टर्म्स रिलेटेड टू अकाउंटेंसी। तो ये 2 अलग अलग चैप्टर्स हैं, बट मैं एक ही सिंगल वीडियो में, एक सिंगल हेड के अंदर ये पूरी वीडियो को कंप्लीट करूंगा। तो ये हमारी 3rd वीडियो है। इस 3rd वीडियो में मैं आपको और बेसिक टॉपिक्स पढ़ाने वाला हूं जो अकाउंटेंसी में पढ़ना है हमें। अकाउंटिंग वगैरह के लिमिटेशंस क्या हैं, कितने प्रकार से अकाउंटेंसी पढ़ाई जाती है, या फिर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्या होती है। उसके बाद वाली वीडियो में मैं थोड़े बहुत टर्म्स तो आपको अभी समझा दूंगा इस वीडियो में, और उसके नेक्स्ट वाली वीडियो में आगे वाले टर्म्स हम कंप्लीट करेंगे पूरी तरीके से, है ना, और इस पूरे चैप्टर को खत्म करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करें आज का हमारा जो पहला टॉपिक है, इट इज लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग? अभी तक हमने पढ़ा सर अकाउंटिंग होती क्या है, फिर हमने पढ़ा कि अकाउंटिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, फिर हमने पढ़ा उसके फंक्शन, रोल, एडवांटेजेस क्या क्या है ना, और अब अपन उसके आगे वाले टॉपिक पढ़ रहे हैं विच इज अकाउंटिंग की लिमिटेशंस क्या है। अब कुछ ना कुछ उसकी लिमिटेशंस भी है, कुछ ना कुछ उसके नेगेटिव पॉइंट भी है अकाउंटिंग के, है ना। हर एक चीज के 2 पहलू होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो कुछ ना कुछ अकाउंटिंग के नेगेटिव टॉपिक्स भी हैं, वो क्या क्या है वो हमें इसमें देखना है। सबसे पहला, अकाउंटिंग इज नॉट ऑलवेज ट्रू। अकाउंटिंग जो है वो हमेशा सही नहीं हो सकती है। व्हाई? बिकॉज इट डील्स विद न्यूमेरिकल, है ना, न्यूमेरिकल नंबर्स से डील करता है। ये नंबर के फॉर्म में लिखी जाती है अकाउंटिंग ज्यादातर। अब क्योंकि ये नंबर के फॉर्म में लिखी जा रही है तो कई बार ऐसा होता है कि गलतियां हो जाती हैं, एरर्स हो जाती है किसी प्रकार की। सपोज मैंने साल भर में जितना भी खर्चा हुआ वो सब एक जगह लिख दिया। जैसे मैंने कल एक एग्जांपल दिया था लास्ट वाली वीडियो में, दैट सर सपोज मान के चलते हैं कि एक साल में मैंने 1000 रुपए की चाय पी। अब उसमें से हो सकता है शायद 100-150 रुपए की चाय मैं भूल गया हूं, है ना, या मैंने लिखना भूल गया हूं, या गलत हेड में लिख दी है उसको, क्योंकि बहुत वास्ट एरिया है अकाउंटिंग। तो अगर मैंने उसको गलत हेड में लिख दिया है, मैं लिखना भूल गया हूं, तो कहीं ना कहीं मेरी अकाउंटिंग जो मैं कर रहा हूं वो कहीं ना कहीं गलत हो जाएगी। आखिरी में जब मैं समराइज करूंगा उस चीज को तो वो आंसर जो है गलत आएगा। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज कि अकाउंटिंग हमेशा सही नहीं हो सकती, इसमें थोड़ी बहुत गलतियां होती हैं, एरर्स के चांसेस होते हैं। दैट्स व्हाई अकाउंटिंग कैन नेवर बी ट्रू। हमेशा सही होगी ऐसा नहीं हो सकता। कई बार इंटेंशनली और अनइंटेंशनली गलतियां हो जाती है। ठीक है, दैट इज नोन एज अकाउंटिंग इज नॉट ऑलवेज ट्रू। अकाउंटिंग जो है वो हमेशा ट्रू हो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सेकेंड, ओनली डील्स विद क्वालिटेटिव आइटम्स। ये हमेशा क्वांटिटेटिव आइटम्स पर डील करता है, सॉरी, ये हमेशा क्वांटिटेटिव आइटम्स पे डील करता है, कभी भी क्वालिटेटिव आइटम्स पे डील नहीं करता है। सपोज मान के चलो मैंने 100 पेन खरीदे, 100 पेन खरीदे तो 1 रुपए 10 रुपए का एक पेन हो गया। ठीक है, तो कितने रुपए मैंने दिए होंगे उसको? 1000 रुपए। तो 1000 रुपए जब मैंने दिए तो ये एक मॉनिटरी ट्रांजैक्शन बन गया। अब इसको तो मैं अकाउंटिंग में लिख लूंगा। सपोज मान के चलो मेरा एक फ्रेंड है जिसने मुझे हेल्प करी थी मेरे बिजनेस को ग्रो करने के लिए। अब उसने तो हेल्प करी थी जिसकी वजह से मेरा प्रॉफिट बढ़ गया। अब वो जो हेल्प है उसके बदले में मैंने उसको कोई पैसा थोड़ी दिया है,
तो अब दिक्कत ये है कि ये तो क्वालिटी हो गई ना उसकी, कि भैया उसकी वजह से या उसके आने की वजह से मेरे बिजनेस में मेरी सेल्स बढ़ गई, मेरा प्रॉफिट बढ़ गया। तो इस वजह से इस चीज को हम लोग अकाउंटेंसी में नहीं रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। तो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट जो होता है, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट से ये डील नहीं करता, ये हमेशा क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट से डील करता है। जैसे सपोज मान के चलते हैं एक कोचिंग क्लास, मैं मेरी कोचिंग की बात कर लेता हूँ, समाधान एकेडमी ने साल भर में 10 लाख रुपए कमाए। मैंने 100 बच्चे पढ़ाए थे जिससे 10 लाख रुपए मैंने कमाए एक साल। ये तो हो गई क्वांटिटी की बात। अब मैंने उनको कितना बेहतर तरीके से पढ़ाया, किया मैंने उनको कितना अच्छा नॉलेज दिया, या उन्होंने इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी या बिजनेस स्टडीज में कितना अच्छा स्कोर किया, ये चीजें रिकॉर्ड नहीं होती है। तो अब जैसे सपोज मान के चलते हैं कि भाई 100 में से 10 बच्चों ने मेरी फीस नहीं दी, या उन्होंने फीस मेरी खा गए, तो उस समय पर क्या होगा भाई, अकाउंटेंसी तो यही डील करेगा ना कि हाँ जितनी क्वांटिटी आई है उस पर मेरे को काम है, मेरे को कोई मतलब नहीं है कि आपकी फीस वो खा गए या नहीं खाए। एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ, देयर इज माय स्टूडेंट, एक मेरा स्टूडेंट है, बहुत बेहतरीन पढ़ने में, ठीक है, बहुत शानदार है पढ़ने में, एंड ही विल स्कोर गुड मार्क्स इन 12, आई थिंक सो, है ना, कि 12th में वो बहुत अच्छे नंबर स्कोर करेगा। बट आई एम नॉट टेकिंग अ सिंगल पेनी फ्रॉम हिम, मैंने 1 रुपए नहीं लिया उससे एक साल में, ठीक है। अब मैंने लास्ट ईयर भी नहीं लिया था और इस साल भी नहीं लिया, दोनों साल में मैंने उससे 1 भी रुपए नहीं लिया। तो कायदे से अकाउंटेंसी में क्या लिखा आएगा कि सर क्योंकि आपने उसके पैसे नहीं लिए तो वी विल नॉट रिकॉर्ड हिज डाटा इन योर अकाउंटिंग बुक्स। अकाउंटिंग बुक्स में उसका डाटा नहीं लिखा है, बट वही बच्चे ने 100 में से 100 स्कोर किए सारे सब्जेक्ट्स में, जिसकी वजह से मेरी कोचिंग का नाम बन गया। तो ये चीज तो अकाउंटेंसी में लिखाएगी नहीं ना। तो यहाँ पर क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ही रिकॉर्ड होते हैं, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स रिकॉर्ड नहीं होते। अब वो तो उसकी क्वालिटी थी कि उसने 100 में से 100 स्कोर करे और जिसकी वजह से मेरी कोचिंग का नाम बढ़ गया, और भी 10-50 बच्चे जो है उनके पेरेंट्स ने भेजा कि नहीं सर अच्छा पढ़ाते हैं क्योंकि बच्चे ने स्कोर किया, तो आप उनके पास जाओ। तो कहीं ना कहीं मुझे उससे बेनिफिट तो मिला है, लेकिन क्या वो पैसे के एस्पेक्ट में मिला है? नहीं, इसलिए मैं उसको रिकॉर्ड नहीं करूंगा। That's why it only deals with quantitative items, qualitative items में ये कभी भी डील नहीं करता। ये कभी भी ये नहीं बताएगा कि इस चीज की क्वालिटी कितनी, वो सिर्फ ये बताएगा कि इसकी क्वांटिटी कितनी, ठीक है। तो इट डज नॉट डील विद क्वालिटेटिव आइटम्स। अकाउंटेंसी हमेशा क्वांटिटेटिव आइटम्स पे डील करता है, हमेशा क्वांटिटी पे डील करता है। 10, 20, 50, 100, 1000, 2000, 5000, 10,000, इस पे डील करता है। कौन कितना अच्छा है, कौन कितना बुरा है, कौन कितना सही है, कौन कितना गलत है, इस पे डील नहीं होती है। Then third is it led to window dressing। विंडो ड्रेसिंग क्या होता है? अभी एक कुछ नया टर्म आ गया आपके बीच में, विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग का मतलब है कि अकाउंटेंसी जो होता है वो कई बार मैनिपुलेट कर दी जाती है इंटेंशनली, है ना, कि मैंने 1000 लिखना था 1 लाख लिख दिया, बाकी का जो पैसा है वो मैंने रख लिया। होता है ऐसा कई बार, धांधली जिसको बोलते हैं, दैट इज नोन एज विंडो ड्रेसिंग। तो कई बार अकाउंटेंसी जो होता है, अकाउंटिंग जो होती है वो विंडो ड्रेस्ड हो जाती है, मतलब उस तो हम लोग इंटेंशनली उसमें गलतियां कर देते हैं ताकि हमें फायदा हो सके, या लोग मैनिपुलेट कर देते हैं अपनी बुक्स को। हो प्रॉफिट रहा है दिखा लॉस रहा है बुक्स में, क्यों? ताकि टैक्स नहीं भरना पड़े। हो लॉस रहा है लेकिन प्रॉफिट दिखा रहा है अपनी बुक्स में, क्यों? क्योंकि उनको लोन चाहिए। कुछ भी इंटेंशन हो सकता है उसका, जिसकी वजह से जो अकाउंटिंग बुक्स होती हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, और उस मैनिपुलेशन को बोलते हैं विंडो ड्रेसिंग। तो कई बार अकाउंटेंसी क्या हो जाती है, विंडो ड्रेसिंग की शिकार हो जाती है। कई बार गलतियां लोग करते हैं जान करके, दैट इज नोन एज इट लेड टू विंडो ड्रेसिंग। एंड नेक्स्ट इज शो हिस्टोरिक वैल्यूज ऑफ असेट्स। हिस्टोरिक वैल्यू ऑफ असेट्स मैंने आज से 10 साल पहले, या चलो इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं मैं, टाटा को। टाटा ने क्या करा, जब रतन टाटा से भी पहले के लोग थे, JRD टाटा थे, या उस समय पर उन्होंने नरीमन पॉइंट पर अपनी एक पूरी बिल्डिंग खरीदी। नरीमन पॉइंट एक ऐसा एरिया है मुंबई का जो कि पूरे इंडिया में सबसे महंगा है, ठीक है। आई थिंक सो कि शायद 5-7 लाख रुपए पर स्क्वायर फीट तो जमीन होनी चाहिए वहां पे, तो इतना महंगा है वो, ठीक है। अब उन्होंने जब उस जमाने में खरीदी थी, आज से 150 साल पहले, 100 साल पहले, उस समय पर वो 5 लाख 6 लाख रुपए स्क्वायर फीट थोड़ी थी। उस समय वो कितनी थी? मुश्किल से मुश्किल सर अपन मान लेते हैं कि 1 लाख रुपए की जगह खरीद ली होगी उन्होंने अपनी, या अपन मान लेते हैं फॉर एन एग्जांपल कि सर 5,000 रुपए की जगह खरीदी। अब उस समय से वो तो असेट उनके बुक में वैसे ही लिखा हुआ है, तो वो आज भी 5,000 की ही जमीन है।
तो ये जो है ये हिस्टोरिक रिकॉर्ड्स बताती है एसेट्स की, कभी भी रियल रिकॉर्ड नहीं बताती। अब जिस घर में मैं खड़ा हुआ हूँ, ये जो घर है इट इज अराउंड 60/40, 60/40 का घर, 2400 स्क्वायर फीट का घर। ये जब मेरे दादाजी ने ये घर लिया था, एट दैट टाइम ये घर की वैल्यू थी मात्र 5000 रुपये। हमारे बाजू में एक अंकल रहते हैं, उनसे हमने खरीदा था आज से 45-50 साल पहले, जब दादाजी यहाँ पहली बार आए थे। सो लगभग 5000 रुपये का लिया था। आज के समय में क्या ये 5000 रुपये का घर है? नहीं, आज के समय में मिनिमम से मिनिमम कंडीशन 80 से 90 लाख रुपए का घर है। अब लेकिन अगर उन्होंने रिकॉर्ड किया होगा तो उनके रिकॉर्ड्स में तो आज भी वो 5000 का ही शो कर रहा होगा ना। सो दिस इज नॉट, ये एक सबसे बड़ा लिमिटेशन है अकाउंटेंसी का कि ये हमेशा हिस्टोरिक रिकॉर्ड शो करती है। जो रिकॉर्ड हमने मेंटेन करें सो वो अमाउंट शो करता है, रियल अमाउंट एसेट की क्या है आज ये शो नहीं कर पाता है। तो ये चौथा वाला टॉपिक आपको बोल रहा है, शो हिस्टोरिक वैल्यू ऑफ असेट्स। असेट्स की हिस्टोरिक वैल्यू ये शो करता है, रियल वैल्यू शो नहीं करता है कि आज के समय में इस असेट की कितनी वैल्यू है, ये शो नहीं होती। हिस्टोरिक वैल्यू उसमें शो होती है। तो दीज आर द 4 लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, क्या क्या थे? अकाउंटिंग इज नॉट ऑलवेज ट्रू, ये हमेशा सही हो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ओनली डील्स विद क्वांटिटेटिव आइटम्स, क्वांटिटेटिव आइटम्स पे डील करता है, क्वांटिटी पे डील करता है, क्वालिटी पे डील नहीं करता है। इट लेड टू विंडो ड्रेसिंग, कई बार धांधली हो सकती है, विंडो ड्रेस हो सकते हैं अकाउंट्स। शो हिस्टोरिक वैल्यूज ऑफ असेट्स, हमेशा असेट्स के हिस्टोरिक वैल्यू बताता है, रियल वैल्यूज नहीं बताता है। दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। ये समझ आया है लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक। बेटा अभी तक मैंने जो भी चीजें पढ़ाई, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक चालू करने से पहले बता दे रहा हूँ, भले वो अकाउंटिंग हो, अकाउंटेंसी हो या अकाउंट हो, उसके बीच में डिफरेंस बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अकाउंटिंग क्या होता है ये बताया था, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देन कैरेक्टरिस्टिक्स इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी एक बार गो थ्रू करके देख लेना। देन बात करें फीचर्स एंड रूल्स, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो हर बार मतलब आप जब टेस्ट वगैरह दोगे 11th क्लास में तो उसमें वो आएंगे ही आएंगे, वो टॉपिक्स है ना, आपके टीचर्स उसको बताएंगे ही बताएंगे, पूछेंगे ही पूछेंगे, तो आपको वो बहुत अच्छे से करना है। उसके अलावा लिमिटेशंस क्या होते हैं अकाउंटिंग के, ये पढ़ना है। ये जो ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग में पढ़ा रहा हूँ ये इतना ज्यादा खास टॉपिक है नहीं, है ना, शॉर्ट में मैं भी समझा दूंगा। बट इसके बाद वाला जो मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा विच इज अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द चैप्टर। उसके अलावा एक और टॉपिक बचेगा इस चैप्टर का विच इज सिस्टम्स। सिस्टम कितने होते हैं, अकाउंटिंग सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं ना, एल्विश भाई वाला सिस्टम नहीं है, अकाउंटिंग सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं, विच इज डबल एंट्री सिस्टम एंड सिंगल एंट्री सिस्टम, वो सब बताऊंगा। और फिर अपन हमारा जो नेक्स्ट वाला टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे विच इज टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग। तो बने रहो। बात करते हैं ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग की। ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, सबसे पहला फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग पढ़ी कितने प्रकार से जाती है, तो 3 प्रकार से पढ़ी जाती है अकाउंटिंग, या 3 वे में हम अकाउंटिंग पढ़ते हैं। सबसे पहला है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होता है, जो अकाउंटिंग आप जानते हो, जितना मायना आपको मालूम है अकाउंटिंग का, दैट इज नोन एज फाइनेंशियल अकाउंटिंग। जितने भी बिजनेसेस में अकाउंटिंग हो रही है, पैसे का लेन देन करना, पैसे रिकॉर्ड करना, रिकॉर्ड्स मेंटेन करना, असेट्स खरीदना, लायबिलिटी पे करना, हर प्रकार का कोई भी पैसा आना जाना, प्रॉफिट लॉस, ये सारी चीजें जिस अकाउंट में लिखाती है या जिस अकाउंटिंग में पढ़ी जाती है, दैट इज नोन एज फाइनेंशियल अकाउंटिंग। इट इज द मोस्ट हिस्टोरिक अकाउंटिंग सिस्टम, है ना, ये बहुत ही ज्यादा हिस्टोरिक अकाउंटिंग का तरीका है जो कि बहुत पहले से चला आ रहा है और हम लोग सारी चीजें इसी में पढ़ते हैं। 11th-12th जो आप अकाउंटिंग पढ़ोगे इट इज नोन एज फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ठीक, सेकंड इज कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग इज बेसिकली डील्स विद द कॉस्ट एस्पेक्ट ऑफ द प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट बनाने में, या सपोज मान लेते हैं ये प्रोडक्ट 10 रुपए का बिका, ये काय में रिकॉर्ड होगा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। बट इसको बनाने में पैसा कितना खर्च हुआ, या इसको बनाने में लेबर कितनी लगी, इसको बनाने में रॉ मटेरियल कितना लगा, मैंने कहां से खरीदा, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, या उसको बेचने में मेरे को कितना एडवर्टाइजमेंट लग रहा है, कितना मैन पावर लग रहा है, ये सारी चीजें जहां पर मैं रिकॉर्ड करूंगा, दैट इज नोन एज कॉस्ट अकाउंटिंग। नाम से ही समझ आ रहा है, कॉस्ट इसको बनाने के लिए या प्रोडक्ट को बनाने के लिए कॉस्ट कितनी लग रही है ना। तो ये बेसिकली इंडस्ट्रीज में काम आता है कॉस्ट अकाउंटिंग। ये काम आता है ऑफिसेज में काम आता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। इंडस्ट्रीज एंड ऑफिसेज आर बोथ डिफरेंट टर्म्स, है ना, क्यों, जहां पे चीजें बनाई जा रही है दैट इज इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग, है ना, और जहां पर उन चीजों का ऑफिस है, मतलब फ्रंट ऑफिस है, दैट इज नोन एज ऑफिशियल वर्क। तो ऑफिसेज में काम आता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, वहीं पर जहां पे चीजें बनाई जाती है वहां पे काम आता है कॉस्ट अकाउंटिंग, है ना, कॉस्ट मैनेजर जो होता है वो कॉस्ट अकाउंटिंग।
एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये एक नया एस्पेक्ट है अकाउंटिंग का, अभी अभी जोड़ा गया है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी ऑफिस अकाउंटिंग जैसा ही है, बट इसमें हम लोग मतलब वो यूज नहीं करते हैं, क्वांटिटी या चीजें यूज नहीं करते, पैसा ज्यादा यूज नहीं होता है इसमें। ज्यादातर यूज होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग में कि यार जैसे मेरे को एक चीज करने के लिए 10 बंदे लग रहे हैं, तो उनको मैं कितने अच्छे से मैनेज कर पा रहा हूँ या कितने अच्छे से उनसे मैं प्रॉफिट निकाल पा रहा हूँ, दैट इज कंसीडर्ड एज मैनेजमेंट अकाउंटिंग, है ना। ये ज्यादातर थ्योरेटिकल अकाउंटिंग कहलाती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये आप बेसिकली एमबीए वगैरह बीबीए एमबीए जब करोगे तब पढ़ोगे मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये कॉस्ट अकाउंटिंग भी उसी समय पढ़ी जाएगी बीकॉम बीबीए में, है ना। अभी आपको सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ना है, उस समय भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ना है, बट ये दो एक्स्ट्रा पढ़ना है। ये अभी इतना ज्यादा है नहीं इन्वॉल्व है, थोड़े बहुत टर्म्स हैं जैसे बिजनेस में आपको पढ़ने को मिल जाएगा मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग के भी 2-3 टर्म्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी 11 टर्म्स में, बट इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं, ज्यादातर आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग पर ही ध्यान देना है। तो एक बार वापस से गो थ्रू, फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होती है? वो अकाउंटिंग जो कि ऑफिसेज में करी जाती है हमारे प्रॉफिट लॉस चेक करने के लिए, एसेट लायबिलिटी चेक करने के लिए, दैट इज नोन एज फाइनेंशियल अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है? जो कॉस्ट एस्पेक्ट पे डिपेंड करता है प्रोडक्ट के, कि किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए कॉस्टिंग कितनी लग रही है, वो हम उस प्रकार से जब अकाउंटिंग पढ़ेंगे दैट इज नोन एज कॉस्ट अकाउंटिंग। और ऑफिस मैनेज करने के लिए जो अकाउंटिंग पढ़ी जाती है इट इज नोन एज मैनेजमेंट अकाउंटिंग, और ये टोटली थ्योरेटिकल अकाउंटिंग एस्पेक्ट है, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स आपको समझ आए, लिमिटेशंस एंड ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। द नेक्स्ट टॉपिक जो आपको मैं अभी आपके स्क्रीन पर दिखेगा, मेरे स्लाइड पर दिखेगा, विच इज अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, और कौन कौन लोग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन चाहते हैं, वो सारे टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बने रहो, जस्ट गिव मी अ सेकंड। चल, सो जो नेक्स्ट टॉपिक हमें पढ़ना है इट इज अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्या होती है? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज बेसिकली वो सारी जरूरतें या वो सारी इंफॉर्मेशन जो हम अकाउंटिंग के बंदों को या फिर उन लोगों को शेयर करते हैं जिनको अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है, दैट इज नोन एज अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। या ऑल टोटल अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो है वो इज बेसिकली नॉलेज और अ मैसेज फ्रॉम अकाउंटिंग बुक्स टू द इंटरेस्टेड यूजर्स। जो भी इंटरेस्टेड यूजर्स हैं, अकाउंटिंग बुक से जो चीजें हम निकालते हैं और उन तक पहुंचाते हैं, दैट इज कंसीडर्ड एज अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। मैंने जैसे सपोज मेरे बिजनेस में मैंने मेरे अकाउंटेंट से पूछा कि मेरे को इस साल कितना प्रॉफिट हुआ, तो उसने बता दिया सर 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ आपको साल भर। सो दिस इज नोन एज अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, कि वो मुझे कुछ ना कुछ मैसेज, कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन कन्वे कर रहा है रिलेटेड टू माय अकाउंट्स, दैट इज नोन एज अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो हर वो चीज जो कि अकाउंटिंग से रिलेटेड है और सामने वाले तक हम पहुंचा रहे हैं, दैट इज नोन एज अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, ठीक। दूसरा, कौन कौन लोग यूजर्स हैं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, स्टार वाला टॉपिक, ठीक है, इज अ स्टार टॉपिक, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक। कौन कौन यूजर्स होते हैं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के? सबसे पहला ओनर खुद, ठीक। कभी भी अगर किसी को अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन चाहिए तो सबसे पहला बंदा तो ओनर ही होगा, भाई इसको जानना है साल भर के बाद कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, कितना मेरे को मतलब एडवांटेज हुआ, या क्या बोलते हैं उसको, मेरे पास असेट्स कितने हैं, लायबिलिटी कितनी है, मेरे को किसको कितना देना है, किससे कितना लेना है, स्टॉक कितना रखा हुआ है, साल भर में परचेज, सेल्स, मेरे ऊपर डेट कितने का है, कितना पैसा मेरा डूब चुका है, कितना पैसा मेरे को अभी आना बाकी है। ये सारी इंफॉर्मेशन जहां जिस बंदा किसको चाहिए, सबसे पहले ओनर को चाहिए, ठीक है। सो ओनर इज द फर्स्ट यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। ओनर जो है वो पहला यूजर होता है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। दूसरा, बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को भी आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है। भाई किसी बैंक से आपने लोन मांगा या किसी बैंक से आपने किसी प्रकार का कोई उधार लिया, क्रेडिट लिया, डेट लिया, तो उस समय पर या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आपने कोई किसी प्रकार का कोई डेट लिया, तो वो सबसे पहले आपके अकाउंट्स देखेंगे कि भैया इसको प्रॉफिट हो भी रहा है या नहीं हो रहा। पता लगे हमने इसको 1 करोड़ रुपए का डेट दे दिया, ये लेके भाग गया, ठीक है, तो हम क्या कर लेंगे? तो उस समय पर बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को भी आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है। आप लोग भी जब लोन लेने जाते हो तो वो आपसे आईटीआर मांगता है, या आप लोग तो नहीं, मतलब आपके फादर जब लोन लेने जाते हैं तो अगर वो ऐसी जॉब में है या पैसा कमा रहे हैं तो आईटीआर मांगता है ना। बट आईटीआर वो क्या है? वो आपकी पर्सनल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है कि साल भर में मैंने कितना पैसा कमाया,
ऐसे ही बिजनेस की भी साल भर की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होती है जो बैंक्स मांगती है लोन लेने से पहले, तो उस समय पर ये बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी यूजर्स बन जाती हैं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की। देन इन्वेस्टर्स, अगर किसी को पैसा इन्वेस्ट करना है आपके बिजनेस में तो उसको भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ेगी, वो भी जानना चाहेगा कि आप कितना प्रॉफिट कमा रहे हो, कितना लॉस, है ना। सपोज उसको भाई किसी बंदे को, मेरे को रिलायंस इंडस्ट्रीज में पैसा वो करना है कि मेरे को सपोज मेरे पास 10 लाख रुपए पड़े, मेरे को इन्वेस्ट करना है रिलायंस इंडस्ट्रीज में, तो मैं देखूँ तो कि भैया वो प्रॉफिट कमा रही है या नहीं कमा रही, या सिर्फ ऐसे ही हवा उड़ी हुई है ना। तो उस समय पर मेरे को अकाउंटिंग की जरूरत पड़ती है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है इन्वेस्टर्स को। देन क्रेडिटर, जो लोग आपको उधार देते हैं, दे आर कंसिडर्ड एज क्रेडिटर, है ना। तो उन लोगों को भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है, भाई उधार देना है नहीं देना है, पैसा तो नहीं खा के भाग जाएगा, है ना। तो उस समय पर क्रेडिटर्स को भी जरूरत पड़ती है। देन एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज को क्यों जरूरत पड़ती है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की? एम्प्लॉइज को जरूरत पड़ती है कि मुझे भाई मेरी सैलरी बढ़वानी, तो मैं सामने वाले मेरे ओनर से बोलूं कि नहीं बोलूं। सपोज मान के चलो कि भाई मैं एम्प्लॉय हूं, मैंने देखा कि यार मेरी कंपनी जहां मैं जॉब करता हूं वो तो करोड़ों रुपए का प्रॉफिट कमा रही है, अब करोड़ों रुपए का प्रॉफिट कमा रही है तो मेरी भी तो सैलरी बढ़नी चाहिए ना। तो उस समय पर एम्प्लॉइज को भी जरूरत पड़ती है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। दूसरा, एम्प्लॉइज को तब जरूरत पड़ती है भाई हम सही रिलायबल कंपनी में नौकरी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, हमें पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा हमारी सैलरी का, दैट इज ऑल्सो आई थिंक वहां पे भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है एम्प्लॉइज को। एंड लास्ट वन इज गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को भी आपके अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की जरूरत उस समय पड़ती है कि आपने टैक्स भरा, गवर्नमेंट को लगता है कि यार ये तो करोड़ों रुपए कमा रहा है लेकिन टैक्स कम भर रहा है, या ये टैक्स भर ही नहीं रहा है ना। तो उस समय पर गवर्नमेंट को भी जरूरत पड़ती है, और कई सारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की मदद से गवर्नमेंट पॉलिसी भी बनाती है ना। So that these are the users of accounting information: owner, banks and financial institutions, investors, traders, employees and government. फिर आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन? क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की? सबसे पहला रिलायबिलिटी, रिलायबल होती है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, आप उस पर रिलाय कर सकते हो। मतलब जो आपको अगर कोई भी आपके दिमाग में एक इमेज बनानी है किसी भी कंपनी की, तो आप क्या चीज देखकर बनाओगे? उस कंपनी का ओनर को देखकर, या उस कंपनी को देखकर, या वो क्या काम करती है वो देखकर? आप देखकर बनाओगे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल शार्क टैंक। शार्क टैंक में कई सारी नई नई कंपनीज आती है, कुछ ऐसे आइटम्स भी आते हैं जो आपने पहली बार देखे, तो भाई आप उस पर कैसे रिलाय करोगे कि ये सही है या नहीं? विद द हेल्प ऑफ देयर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। वो बताते हैं ना, हमने पिछले साल इतने करोड़ रुपए का सेल्स किया, हमने पिछले साल इतने करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया, तो दैट इज रिलायबिलिटी। लोगों को आप पे रिलाय करने के लिए, आप पे विश्वास करने के लिए क्या जरूरत है? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की जरूरत है। तो यही कैरेक्टरिस्टिक्स है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का कि वो रिलायबल होती है, वो भरोसा करने पर मदद कराती है, रिलायबिलिटी होती है। रिलेवेंस, रिलेवेंस मतलब कि आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आपके रिलेवेंट होनी चाहिए। पता लगे मैं पूछ रहा हूँ भैया अपने क्रेडिटर कितने हैं, आप मुझे डेटर्स बता रहे हो। मतलब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि हमें किसको कितना पैसा देना है, आगे बता रहे हो कि मेरे को किससे कितना पैसा लेना है, रिलेवेंट होनी चाहिए, है ना। देन अंडरस्टैंडेबिलिटी, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में अंडरस्टैंडेबिलिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कुछ भी लिख दिया, कहीं पर भी लिख दिया, आपको समझ आना चाहिए कि आपने कहां पर क्या लिखा है, आपके अकाउंटेंट ने कहां पर कहा क्या लिखा है, और वो चीज किस हेड के और सब हेड के अंदर आती है, और फिर आप वहां से आपकी इंफॉर्मेशन, जो भी आपकी रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, वो वहां से निकाल सको। इट इज नोन एज अंडरस्टैंडेबिलिटी। एंड लास्ट वन इज कंपेरेबिलिटी। कंपेरेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि आपकी जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है वो कंपेरेबल होनी चाहिए इंट्रा फर्म एंड इंटर फर्म। इंट्रा फर्म मतलब फर्म के अंदर ही कंपेयर होनी चाहिए, लास्ट ईयर से इस साल का ईयर कंपेयर कर लिया, 10 साल पहले से इस साल का ईयर कंपेयर कर लिया, इंट्रा फर्म। इंटर फर्म, मेरी फर्म दूसरी फर्म से मैंने कंपेयर कर ली, है ना। तो आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कंपेरेबिलिटी होनी चाहिए, उसमें कंपेयर करने की क्षमता होनी चाहिए, उसमें अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए कि हाँ भाई आपको समझ आ रही है। रिलेवेंस होनी चाहिए, आपसे जो भी आप इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हो उससे रिलेवेंट हो, कुछ भी ना लिखा हो। और रिलायबिलिटी होनी चाहिए उसमें कि आप लोग रिलाय कर सको। तो अगर ये चारों चीज हैं, मतलब वो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन बहुत सही बनी हुई। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। ये था पूरा टॉपिक अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के बारे में। एक बार उसका चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। होपफुली आपको ये पूरा टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। कोई बहुत ज्यादा खास टॉपिक नहीं है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्या होती है? वो सारी चीजें सर जो कि हमें जानकारी देती है अकाउंट्स के बारे में या कंपनी के बारे में, उसको हम बोलते हैं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। ऑल दोस थिंग्स व्हिच गिव अस द नॉलेज अबाउट द कंपनी और द ऑर्गेनाइजेशन
दैट इज नोन एज अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। कौन कौन अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को जरूरत है? ओनर, बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इन्वेस्टर, क्रेडिटर, एम्प्लॉइज एंड गवर्नमेंट, ये सारे लोगों को जरूरत पड़ती है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की। रिलायबल होनी चाहिए, रिलेवेंस होनी चाहिए, अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए, कंपेरेबल होनी चाहिए, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, सिस्टम ऑफ अकाउंटेंसी। अकाउंटिंग कितने सिस्टम में अकाउंटिंग पढ़ी जाती है? तो ये दो सिस्टम में पढ़ी जाती है, सिंगल एंट्री सिस्टम, सिंगल एंट्री सिस्टम एंड डबल एंट्री सिस्टम। ये होता क्या है सिंगल एंट्री सिस्टम और डबल एंट्री सिस्टम? ये भी एक अच्छा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डबल एंट्री सिस्टम तो बहुत अच्छे से पढ़ना है, बाकी अभी फिलहाल मैं बेसिक नॉलेज तो दे ही देता। सिंगल एंट्री सिस्टम ये ऐसा सिस्टम होता है अकाउंटिंग का जहां पर सिर्फ आप कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई भी ट्रांजैक्शन जो है वो सिर्फ एक बार रिकॉर्ड होता है, एक एस्पेक्ट पे रिकॉर्ड होता है, दैट इज नोन एज सिंगल एंट्री सिस्टम। मैंने पैसा सपोज मैंने पेन खरीदा तो मेरे पास से कैश गया होगा, मैंने सिर्फ ये लिख दिया कैश गॉन 5000 रुपए, क्या आया क्या नहीं ये सारी चीजें इंफॉर्मेशन नहीं देता सिंगल एंट्री सिस्टम। जो सिर्फ ये बताता है कितना पैसा आया कितना पैसा गया, सिंगल एंट्री सिस्टम। ये एक सिंगल एंट्री सिस्टम यूज नहीं होता है कहीं पे भी, है ना, बहुत रेयरली होता है कि कोई यूज कर रहा हो सिंगल एंट्री सिस्टम, अन्यथा नहीं करते। फिर आता है डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है? एक ऐसा सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम अकाउंटिंग का एक ऐसा सिस्टम जहां पर कोई भी अकाउंटिंग टर्म या कोई भी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन जो है उसके दो फोल्ड इफेक्ट्स होते हैं। कौन कौन से दो फोल्ड इफेक्ट? डेबिट एंड क्रेडिट। अब सर ये डेबिट और क्रेडिट क्या है, इसके लिए एक पूरा अलग चैप्टर है ना, एक पूरा अलग से एक टॉपिक है, वो उस समय पे मैं समझाऊंगा डेबिट एंड क्रेडिट। अभी फिलहाल में ये समझो कि डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है। डबल एंट्री सिस्टम अकाउंटिंग का एक ऐसा सिस्टम जहां पर हर एक एस्पेक्ट के दो फोल्ड इफेक्ट होते हैं या हर एक ट्रांजैक्शन के दो फोल्ड इफेक्ट होते हैं, which is डेबिट एंड क्रेडिट। अगर कोई चीज आई है तो कोई चीज कंपनी से गई भी होगी, और कोई चीज अगर कंपनी से गई है तो कोई चीज आई भी होगी, दैट इज नोन एज डेबिट एंड क्रेडिट। अगर हम नॉर्मल साइंस में पढ़ें, अभी अगर मैं रूल्स को हटा दूं डेबिट और क्रेडिट के, तो हर वो चीज जो आई है वो डेबिट और हर वो चीज जो गई है वो क्रेडिट, बट ऐसा हमेशा नहीं होता है ना, इसलिए इस टॉपिक को इतना ज्यादा मत करना। बस ये याद रखना है कि डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है, एक ऐसा सिस्टम जहां पर हर एक ट्रांजैक्शन के दो फोल्ड इफेक्ट होते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट। अगर कुछ आया है तो कुछ गया भी होगा, कुछ गया है तो कुछ आया भी होगा, दैट इज नोन एज डबल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम एक ऐसा सिस्टम जहां पर हर एक ट्रांजैक्शन का एक सिंगल फोल्ड इफेक्ट होगा, दैट इज नोन एज सिंगल एंट्री सिस्टम। आ गया समझ में? यहां पर ये पूरा चैप्टर खत्म होगा। अब मेरा थोड़ा सा क्या मन नहीं कर रहा है कि मैं इसी वीडियो में वो वाला चैप्टर भी स्टार्ट करूं, है ना, तो उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक। होपफुली एक या दो वीडियोस में या एक लॉन्ग बड़ी वीडियो में 30 मिनट की वीडियो में मैं कवर करा दूंगा पूरे अकाउंटिंग टर्म्स। तो हमने 3 वीडियो में चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट करा है बहुत अच्छे से। मैंने सारे बेसिक टॉपिक्स तो दे ही दिए हैं। उसके अगर आपको समझ आए होंगे तो उसके नोट्स खुद से बनाना स्टार्ट करो। आप 11th 12th में आ गए, ठीक है, खुद से नोट्स बनाना स्टार्ट करो। उससे 2 फायदे होंगे। सबसे पहला आप लिखना सीखोगे, और सेकंड आप ये समझ पाओगे कि भाई मैंने समझा कितना है। अगर नहीं समझ आया, सपोज मैं कुछ लिखने बैठा हूं, मैं डिफरेंस लिख रहा हूं अकाउंटिंग, अकाउंट्स एंड अकाउंटेंसी के बीच में, और मैं एकदम से भूल गया कि अकाउंट क्या होता है, आप फटाक से फिर से वीडियो देखो, फिर से समझ आएगा, फिर आप आपके वर्ड्स में लिख पाओगे। खुद के वर्ड्स में नोट्स बनाओगे, उसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा बेटा कि आपको सारी चीजें समझ आएंगी, और लास्ट में जब आप उसको पढ़ोगे तो भाई आपके खुद के नोट्स है, वो तो आपने खुद ने बनाए, तो आपको बहुत अच्छे से समझ भी आएंगे। तो ये इसका बेनिफिट है, खुद से नोट्स बनाओ। बाकी हेड्स तो मैं सारे यहाँ पे दे ही देता हूँ, इन सारे हेड्स का स्क्रीनशॉट ले लो, फटाक से अपने नोट्स में लिखो, और बहुत अच्छे तरीके से मेरे साथ कॉमर्स जो है वो पढ़ते रहो। तो इसी तरीके से बेटा इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। इस वीडियो को सब में शेयर करो अपने दोस्तों में, ताकि आपके साथ साथ उनको भी बेनिफिट मिल सके। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड प्लीज सब्सक्राइब।